ऑक्सीजन क्या जंगल ही मेंटेन करते हैं? हमें जो मिलता है ऑक्सीजन वो जंगलों से नहीं मिलता है। तो फ्यूचर में ये जंगल और कम होंगे तो हम कुछ ना कुछ ऑप्शंस ढूंढ लेंगे। हमसे नेचर नहीं है, नेचर के वजह से हम हैं। माइक्रो इकोसिस्टम कितनी इम्पोर्टेंट है? ये इकोसिस्टम का बेस है। अगर ये नहीं रहेंगे तो ना टाइगर रहेगा ना लेपर्ड रहेगा। इमोशंस होते हैं, पेड़ों को भी फीलिंग्स होती है। बर्ड्स एक दूसरे के साथ कुछ कम्युनिकेट करते हैं क्या, और वो उस कम्युनिकेशन में किस प्रकार की आवाज़ निकालते हैं? मेरे हिसाब से इस डिवाइन ऑर्डर आई जस्ट फॉलो इट। मैंने सोचा नहीं था कि कोई मुझे ये सवाल पूछेगा। अगर इस अर्थ को बचाना है तो हर एक चीज़ में पागलपन होना जरूरी है। अगर डर निकल जाए तो सिर्फ प्यार है। मुझे पता चल गया था कि अब मैं शायद से नहीं बचूंगा। तो नंदू तांबे जी, आपका रोहन ट्रैवल स्टोरीज़ के वाइल्ड लाइफ पॉडकास्ट में स्वागत है। हम हैं चिपळूण में, कोकण में, और ये हमारे पीछे बहुत ही मस्त बरसात चालू है। और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और नंदू जी से बहुत सारा एक्सपीरियंस हम अपने आप में मतलब वो फील करेंगे कि इनकी लाइफ स्टोरी क्या क्या है और कैसे इन्होंने जंगल को बचाया, कैसे उसको बढ़ाया। ये सब बातें इनसे करेंगे। तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि आप यहाँ आए और एक अच्छे पॉडकास्ट में हमें इनवाइट किया जो लोगों के पास जाएगा और लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिलेगा। करेक्ट। सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लोगों को शेयर करूँ ताकि लोग देखेंगे, सुनेंगे, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे और कुछ अच्छा कार्य करेंगे। यहाँ आने से पहले बहुत सारा स्टडी किया आपके बारे में, तो जंगल से प्रति आपका प्यार बहुत है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई और क्या क्या आपने किया जंगल बढ़ाने के लिए? सच कहूँ तो ये शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ तय नहीं किया था कि मैं कुछ ऐसी जर्नी में खुद को ढालूँगा या कुछ ऐसा काम करूँगा। हाँ, बचपन से मुझे जंगल से मतलब नेचर से, क्रीचर से, बर्ड से, एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव था। मैं खुश होता था उनको देखकर, लेकिन मैंने कभी ऐसा मतलब सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ ऐसा काम करूँगा। सो मेरे हिसाब से इस डिवाइन ऑर्डर आई जस्ट फॉलो इट। ओके। तो 2010 में यहाँ 12 एकड़ ज़मीन थी और 2024 तक 43 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है। वो उसका जर्नी क्या था एग्जैक्टली? हाँ, उसके पहले मैं एक छोटा सा एक और सेंटेंस उसमें जोड़ दूंगा। डेफिनेटली। कि ये जर्नी मैंने स्टार्ट की 2010 में, लेकिन वो 2010 में बढ़ना स्टार्ट हुआ थोड़ा बड़े पैमाने पे। उसके पहले मैंने ये स्टार्ट किया था कंजर्वेशन का काम 2001 से। ओके। 2000 और 2001 से जब मैं स्कूल में था तब मुझे लगा हो गया था सांपों से। ओके। और उसके बाद मतलब पहले से जंगल से लगाव था, फिर सांपों से, फिर उसके बाद मैंने कभी रुका नहीं और मैंने कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा साथ अगर किसका मिला है तो नेचर का मिला है। मैं और एक चीज़ आपको बताऊंगा कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो पहले तो बात ये है कि मैं काम करता हूँ 4 स्टेजेस में। एक है कंजर्वेशन, दूसरा है प्रिजर्वेशन, तीसरा है रिस्टोरेशन और चौथा है रिहैबिटेशन। ओके। तो ये 2010 में मैंने स्टार्ट किया। उसके पहले मैं कुछ छोटा मोटा काम करता था, खुद के पैसों से थोड़ा जितना हो सके उतना मैं कंजर्वेशन का कोशिश करता था। सॉरी टू इंटरव्यू, इसका डिटेल थोड़ा सा कंजर्वेशन थोड़ा एक ऑडियंस के लिए कि एग्जैक्टली ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है? एग्जैक्टली। और ये बहुत बढ़िया और बहुत अहम सवाल है। राइट। मैंने सोचा नहीं था कि कोई मुझे ये सवाल पूछेगा, क्योंकि अक्सर लोग उसके डीपनेस में जाना पसंद नहीं करते होंगे शायद से। कंजर्वेशन का मतलब है, लोगों को लगता है कि हम लोग पेड़ लगा रहे हैं या कुछ और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो ये कंजर्वेशन हो गया। तो ये कंजर्वेशन नहीं है। कंजर्वेशन का मतलब होता है हम किसे कंजर्व कर सकते हैं, जो है, जो एग्जिस्ट है उसे हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हाँ, मतलब कंजर्वेशन का मतलब है उसका जतन करना। जतन करना। ओके।
तो जतन किसका करोगे आप? जो आपके पास पहले से ही उसका ही जतन हो सकता है, जो आपके पास है ही नहीं उसका कैसे कंजर्वेशन करेंगे? तो कंजर्वेशन के बाद आता है प्रिजर्वेशन, मतलब जिसका जतन किया है आप उसका ही प्रिजर्वेशन कर सकते हो, उसको संरक्षण प्राप्त कर सकते हो। ओके। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरा है रिस्टोरेशन, मतलब उसमें जो उथल पुथल हो चुकी है उसे हम लोग रिवर्स तो नहीं कर सकते, नेचर को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, बस हम उसे कुछ क्षणों के लिए, मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अर्थ के हिसाब से क्षण माने हमारे लिए कई बड़ा कालखंड हो सकता है, तो हम उसको कुछ क्षण के लिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। हम लोग रिवर्स तो कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग नेचर को कहते हैं कि मदर नेचर। बहुत लोगों को आज भी लगता होगा कि हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, तो हम लोग जाके कुछ अच्छा काम करेंगे और इस अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बचाएंगे। तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मदर अर्थ का मतलब ही है कि हमारी माँ। और किसी बच्चे ने माँ को बड़ा करते आपने देखा है कभी? नहीं। माँ बच्चे को बड़ा करती है। तो ये मदर नेचर है, मदर नेचर खुद ग्रो होता है, बस हमें अपना इंटरफेरेंस उसमें से लेस करना होता है। मैं बंद नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इस नेचर का एक हिस्सा है। अगर हम भी नहीं कुछ काटेंगे ना तो भी पेड़ मर जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, ये सब प्रोसेस चलती ही रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पेड़ नहीं काटना, क्योंकि हम उसके ऊपर निर्भर है। और जो लास्ट आपका वर्ड था वो है रिहेबिलिटेशन, मतलब हमारे वजह से ही मैक्सिमम अभी जो कैलेमिटीज़ हो रही है, हमें रेस्क्यू करने पड़ रहे हैं जानवरों के। सो उसमें से मैक्सिमम टाइम वो किसी चीज़ को टकराते हैं, कार को, ट्रक को, ट्रेन को, कोई किसी को उड़ा देता है, तो ऐसे ही इंजरी ज़्यादा आती है। नेचर में कुछ होने वाला इंजरी हमारे पास बहुत कम आती है। तो ऐसे इंजरी होने वाले जो जानवर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, सांप होते होंगे, जो भी है, उसको हम लोग अच्छी मेडिसिनल ट्रीटमेंट दे दें, फिर उसके ऊपर टाइम खर्च करके उनको पहले जैसे बनाने की कोशिश करें और अच्छे नेचर में रख कर फिर उनको एक दिन नेचर में अलविदा कर दे, ताकि वो खुद अपने बलबूते पे बाहर जाके ज़िंदगी जिए। उसे कहते हैं रिहैबिलिटेशन। मतलब हमें उनको ऑर्फनेज में नहीं रखना है, बंदी बनाकर नहीं रखना है किसी जू में। मेरा हमेशा एक कंसेप्ट रहा है कि जैसे बहुत सालों पहले बहुत सारे जंगल बड़े थे, एनिमल्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, उस टाइम लोग जीते थे। आज बहुत सारे जंगलों का परसेंटेज कम हो गया है, एनिमल्स कम हो गया, मतलब मैं बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ और अभी का कंपैरिजन, फिर भी हम लोग अच्छे से जी रहे। तो फ्यूचर में ये जंगल और कम होंगे, एनिमल्स में भी नष्ट हो जाएंगे, तो हम कुछ ना कुछ ऑप्शंस ढूंढ लेंगे। तो उसके ऊपर एग्जैक्टली हम ये जंगल बचाना, ये एनिमल बचाना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? और अगर मनुष्य के पास उसके बारे में विकल्प आ जाए, कुछ ऑप्शंस आ जाए कि चलो मुझे ये जंगल से जो भी कुछ हो रहा है, मैं आराम से, मेरा फ्यूचर अगर ये नहीं रहे, एनिमल्स नहीं रहे, तो मैं कर सकता हूँ, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? लोगों का आज भी कुछ लोगों को कहना है कि इन लोग जैसे जानवरों की, सांपों की, जिससे लोग डरते हैं, उनके हमें क्या ज़रूरत है। और लोगों को लगता है कि जो जंगल के लिए जो काम करने वाले लोग हैं या मैमल्स के लिए, सांपों के लिए, तो उनका कहना है कि इनसे हमारा क्या फ़ायदा होता है। तो बेसिकली जंगल नष्ट हो जाएंगे ना तो हम नष्ट हो जाएंगे, हमसे जंगल नहीं है, हमसे नेचर नहीं है, नेचर के वजह से हम हैं। और इसको कितना इम्पोर्टेंट देके गया है, मतलब हमारे धर्म में भी दिया गया है, वो आप देख सकते हो। आपको पता होंगे कि 4 वेद है जो मालूमात है हमें सबको, उसमें एक अथर्ववेद है। और अथर्ववेद में जैसे अलग अलग सूक्त होते हैं, जैसे श्री सूक्त होता है, सौर सूक्त होता है, पृथ्वी सूक्त भी है, और सौर सूक्त है। तो ऐसे ऐसे जो चीज़ें लिखी गई, उसमें पृथ्वी जो सूक्त मैंने बताया, उसमें लिखा गया है कि माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्यः। इसका मतलब है कि हमें जन्म देने वाली माता जो है वो हमारी दूसरी माता है, मतलब जिससे हमने सिर्फ जन्म लिया है। हमारी प्रथम माता कौन है?
तो ये धरती, और माता और पिता की पृथक हमारा जो होता है उसे हम जिम्मेदारी नहीं कहते, उसे हम कर्तव्य कहते हैं। तो माता और पिता के बारे में जैसा हमारे कर्तव्य है, वैसे ही कर्तव्य अगर हम हमारे अर्थ, जो हमारी मदर नेचर है, मदर अर्थ है, जो हमारी एक्चुअल माँ है, जो मिट्टी है या नेचर है, हम उसके बारे में पूरा करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। और ये हज़ारों साल पहले लिखा गया है, राइट। और वो भी हमारे वेदों में लिखा गया है। ऐसे कौन से अपने धर्मों में या अपने वेदों में ऐसी और कौन सी नेचर की तरफ बातें हैं जो लोगों को जानना ज़रूरी है? लोग मैं कहता हूँ कि अच्छी तरह से शायद से पढ़ते नहीं होंगे, या वो जानते नहीं होंगे कि इसका सही मतलब क्या है। लेकिन हर एक मज़हब में आप कहीं पे भी देखोगे तो नेचर को सबसे ऊपर रखा गया है। लेकिन जैसे हमारे भी डिग्रेडेशन होने लगा है, जैसे नेचर का होने लगा है, मतलब हमारे वजह से, वैसे हमारी बुद्धि का भी होने लगा है। और ये बात सही है कि दिन ब दिन हमारी बुद्धि कम होती जा रही है, हमारा इंटेलिजेंस कम होते जा, मतलब नॉलेज कम होती जा रही है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आने लगा है। ओके। तो इन्फॉर्मेशन से आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता है। ज़िंदा रहने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज दिन ब दिन कम होती जा रही है। मतलब हमारे पूर्वज जो होते थे उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थे, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। उसी की वजह से ये नेचर टिका रहा है, ये सेव रहा है और सेव भी रहा है, और वो अच्छा रहा, इसलिए आज हम लोग हैं। और हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि पैसा हम लोग बनाते जा रहे हैं। तो हम लोग सब ये सीखते हैं स्कूल में भी कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेस होती है हर एक देश की, वो जितनी ज़्यादा, वो देश उतना ज़्यादा अमीर होता है। क्योंकि अगर पैसा कहाँ से निकलता है, तो अगर उसका रूट कॉज पे आप जाओगे, रूट लेवल पे जाओगे, तो वो आता है मदर नेचर से। अगर ऐसे ही पैसे छापने की सिर्फ मशीन से पैसा छाप कर बाहर निकलता तो हर एक कंट्री रीच हो जाती, हर एक इंसान रीच हो जाता। तो हम लोग जितना मदर नेचर को तकलीफ़ देंगे, निचोड़ेंगे, उतना ही पैसा बनाएंगे। तो हम जितना पैसा बना रहे हैं उसका मतलब यही है कि मदर नेचर को हम लोग उतना हार्म कर रहे हैं। ओके। और जिसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग आज के ज़माने में हमें ज़िंदगी जीने के लिए जितना हमें चाहिए उतना हमारे पास होना ज़रूर चाहिए, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। हाँ, कमा रहे हैं। ओके। और एक्सेस कमाने का मतलब है कि हम आगे आने वाली 7 पुरखों के लिए कमा रहे हैं। इसका मतलब है हम आगे आने वाली 7 पुरखों को पैरालाइज कर रहे हैं। ओके। क्योंकि वो अपनी क्रेडिबिलिटी ही भूल जाएंगे। तो एग्जैक्टली इसमें संतुलन कैसे बनाए? मतलब क्या, मतलब कहाँ रुकना है, वो कैसे पता चलेगा किसको? इसके लिए मैं कहूँगा कि हमें सब लोगों को नेचर को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और उसको हमें पढ़ना आना चाहिए नेचर को। हम नेचर को कैसे पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत जगह पे लोग सिखाते हैं या दिखाते हैं कि हाउ टू सी द नेचर, हाउ टू फील द नेचर। मैं थोड़ा सा बियॉन्ड जाके लोगों को सिखाता हूँ हाउ टू रीड द नेचर। नेचर को पढ़ो कैसे। अगर ये एक बार आपको आने लगा ना, तो आप हर एक दिन जब भी नेचर के साथ जाओगे, क्योंकि नेचर हमारे आजू बाजू होता है। नेचर में जाना इसका मतलब जंगल में जाना नहीं है, घर के आसपास, घर के बाहर जैसे ही निकलते हो आप नेचर स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है, नेचर तो घर के अंदर भी होता है। वो कैसे? मतलब आप घर के अंदर एक छोटी छिपकली देखो, एक छोटी मकड़ी देखो, छोटा इंसेक्ट देखो, ये सब पार्ट ऑफ द नेचर। राइट। ये नेचर ही है। राइट। जिस दिन हमें सच में पता चल जाएगा, सच में मतलब अंदर से, कि हम नेचर का एक पार्ट है, तभी हम लोग नेचर को बचा सकते हैं। पर जब तक लोगों को लगता है कि ये जो बाहर दिख रहा है ये नेचर है और इसको हमें बचाना है, आप नेचर को नहीं बचा सकते हो, क्योंकि आप पार्ट हो नेचर का। तो उसके जैसा हमें सोचना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली ये रीड कैसे करेंगे? हाँ, तो नेचर को रीड करने का मतलब है नेचर को पहले बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना। नेचर हमें हर एक चीज़ सिखाता है,
हमें ये भी बताया गया है, हमारे पुराने जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, ये सब ने हमें यही बताया है कि नेचर से बड़ा कोई टीचर्स हो नहीं सकता है। नेचर हमें हर एक चीज़ का नॉलेज देता है, और वो गेन करने के लिए हमारे पास नज़रिया होना चाहिए कि नेचर हमें क्या बता रहा है और हमें उससे क्या सीखना है। नेचर आपको ऐसे थपथपा कर नहीं बोलता कि देख ये सीखना है तुझे। वो उसके अंदर जो सब चीज़ें चलती रहती है उसे ऑब्ज़र्व करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमें सीख क्या मिल रही है। किसी का नाम लेके नेचर बता नहीं सकता कि तुझे ये सीखना है। नेचर उसके अंदर घटने वाली जो घटनाएं हैं वो दिखाता है, उसका विश्लेषण खुद करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है और हम इसे अपने खुद की ज़िंदगी में कैसे ढा सकते हैं। जैसे आपने बात की कि स्पाइडर, छिपकली, तो ये मैं सोचता हूँ कि ये सपोज़ हम माइक्रो इकोसिस्टम में कंसिडर करें तो माइक्रो इकोसिस्टम कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सब जो लोग हैं वो टाइगर, लेपर्ड और एलिफेंट के पीछे है, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स, मैं भी उसके पीछे हूँ। तो ये और बड़े एनिमल्स का लिंक क्या है और वो नेचर को माइक्रो इकोसिस्टम कैसे सेव करती है? मैं आपका और एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है, मैं लोगों को पूछता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने ये क्वेश्चन खुद पूछा है अपने ही मन से। राइट। तो ये जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं या माइक्रो जो इंसेक्ट होते हैं उनका बहुत बड़ा किरदार हमारे अंदर, मतलब ये पूरे नेचर के अंदर बहुत बड़ा किरदार उनका होता है। मतलब मैं इससे जोड़ दूंगा कि जो शिकागो में रिलीजन का एक जो बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उस टाइम में हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने अपनी भगवद गीता सबसे नीचे रखी थी। और जब वो हमारे सनातन धर्म के बारे में बता रहे थे तब लोगों ने देखा कि जिस धर्म के बारे में आप इतना बता रहे हो और बहुत कुछ अच्छा है, वो बताने वाला जो किताब है या जो महान किताब है, वो ग्रंथ है भगवद गीता, वो तो सबसे नीचे है। आप कैसे बात कर रहे हो? तो मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन शायद से विवेकानंद जी ने कहा था वो सॉरी, और उन्होंने वो किताब निकाल दी थी, मतलब भगवद गीता जो है वहाँ से निकाल दी थी। और तब ऊपर रहने वाले सारे ग्रंथ थे ना, जो उनके धर्म की किताब थी बहुत बड़ी, वो सब गिर गई थी। तब उन्होंने बताया था दिस इज़ अ बेस। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है। ये जो माइक्रो क्रीचर्स होते हैं या इंसेक्ट होते हैं, ये इकोसिस्टम का बेस है। अगर ये नहीं रहेंगे तो ना टाइगर रहेगा, ना लेपर्ड रहेगा, ना हाथी रहेगा, ना वो बड़े जानवर रहेंगे जिसके बारे में लोग सोचते हैं। तो बेस जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वो कैसा, मतलब वो कड़ी कहाँ कहाँ से कहाँ तक जाती है? मतलब माइक्रो जो ये इंसेक्ट्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम कह सकते हैं, उससे ह्यूमस क्रिएट होता है। मतलब बहुत चीज़ें बैक्टीरिया जैसे भी होती है। तो पत्ते गिरते हैं नीचे, उसको वो डिकम्पोज करते हैं, उसके अंदर पलते हैं, तो वो एक हिस्सा लेयर का बना देते हैं मिट्टी का अच्छा वाला, उससे घास उगता है। फिर घास के ऊपर आने वाले कुछ इंसेक्ट है, फिर घास खाते हैं हिरन जैसे, मतलब है जो हर्बीवोरस है वो, फिर उनके खाने वाले। तो ये पूरी एक कड़ी है। राइट। और सबसे ऊपर जो है मैमल्स में वो टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है। बर्ड में जाएंगे तो आउल्स है, ईगल्स है, या कहीं पे तो वल्चर तो मतलब ऐसा होता है कि जहाँ डिकम्पोज होना चालू होता है उससे पहले वल्चर उसको खा लेते हैं। मतलब वो सफाई कामगार है। राइट। तो उसका किरदार एक अलग है। जैसे स्कैवेंजर्स, मतलब जैसे कुछ टाइम के लिए तो ये वुल्फ और लोमड़ी भी करते हैं, लेकिन मेजर स्कैवेंजर कौन है? तो वो है हाइनाज। राइट। मैमल्स में। राइट। तो वो अपना एक अलग किरदार है। जो बचा खुचा है वो खा लेते हैं, और वो खाने के बाद जो भी बचता है वो गिद्ध खा लेते हैं, और उसके बाद भी छोटा कुछ बचता है उसे ये सब छोटे छोटे जो क्रीचर है वो खा लेते हैं। करेक्ट। और उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो उससे सॉइल अच्छी बन जाती है। और सॉइल अच्छी बनने के लिए पेड़ बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो ये सब इंटरलिंक है। हमें टाइगर को बचाना है ना,
और उसको कंजर्व करना है ना, तो उसका मतलब हम लोग अगर टाइगर को ही कंजर्व करने के लिए सोचेंगे, उसके लिए कुछ बड़े इंतज़ाम करेंगे, तो वो एक टाइप का केज कल्चरिंग होगा। केज कल्चरिंग, हाँ, मतलब बड़ा केज होगा। ओके। बस उसको जाली नहीं रहेगी या वो एक्चुअल केज नहीं रहेगा, लेकिन स्केल बड़ा होगा, हम उसी के लिए काम करेंगे। राइट। और उससे क्या होगा, हम लोग सिर्फ टाइगर को बचा पाएंगे, और वो भी उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट को बचाए बिना, क्योंकि हम लोग उसको आदी बना देंगे, हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हमें वो बचना चाहिए इसलिए। राइट। लेकिन हमें अगर नेचुरल कंडीशन में उसको बचाना है, तो ये सब जो माइक्रो इंसेक्ट है वो सब बचने चाहिए। अभी हमारा ब्रॉडकास्ट चल रहा है और साथ में आपने देखे कि आपके ऊपर एक कैटरपिलर चल रहा था। राइट। तो वो चल रहा था, इसका मतलब क्या है, जो चीज़ वो समझ सकते वो हम नहीं समझते हैं। करेक्ट। उन्होंने हमें अपना समझा, क्योंकि हम लोग उसको ऑब्जेक्ट लगे। तो एक पत्थर है, एक पेड़ है, ऐसे वो हमारे ऊपर चढ़ने लगे। करेक्ट। आपने उसको खूब मतलब कोमलता से इसे नीचे गिरा दिया। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, छट हट हट हट, तो उसमें वो मर जाते हैं। राइट। फिर उनके जो कांटे हमें चुभ जाते हैं, फिर हमें जलन होने लगती है और फिर लगता है कि यार इसकी क्या ज़रूरत थी, राइट, ये क्यों पैदा हुआ। इसकी वजह से हमें कुछ हार्म हुआ। राइट। हम वो नहीं करता है, हम हमारे विचार करते हैं जो गलत दिशा में कार्य करते हैं, और हमें अच्छी दिशा देने का कार्य पेड़ करते हैं, मतलब नेचर करते हैं। पेड़ मतलब पेड़ में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सब नेचर में होती है। तो पेड़ एक नेचर का पार्ट है। तो ये पेड़ पौधे, नेचर, पत्थर, जो पानी बहता है वो, माउंटेन्स, ये सब हमें हर एक टाइम में, हर एक कुछ टाइम के बाद हमें हर एक नई चीज़ सिखाते हैं, और कोशिश करते हैं वो अपनी तरफ से कि हम कुछ सीख जाए। लेकिन हमारा इतना डिग्रेडेशन हुआ है, बहुत कम लोग हैं जो इनके बारे में सोचते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी बंदा, जो भी इंसान नेचर के प्यार में पड़ गया, लोग उसको बेवकूफ़ कहते हैं, पागल कहते हैं, और लोगों को लगता है कि ये पागलपन है, इससे कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर इस अर्थ को बचाना है तो हर एक चीज़ में पागलपन होना ज़रूरी है। मतलब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और दिल झोंक कर जब काम करते हो ना, तो उसे भी पागलपन ही कहा जाता है। तभी आप किसी मुकाम पे पहुंच सकते हो और कुछ हासिल कर सकते हो। करेक्ट। और उनको हासिल क्या करना होता है, नेचर को बचाना उनका काम नहीं होता है सच में। बहुत लोग ऐसे हैं, उनको पता नहीं होता है, लेकिन उनका एक्चुअल काम होता है मन की प्रसन्नता, मन की आनंदता। क्योंकि मैंने जब ये स्टार्ट किया था तब मुझे लगा था कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पूछोगे तो मुझे मैं बहुत जगह पे मैं ये चीज़ कहता हूँ लोगों से कि ये काम मैं नेचर का कुछ देने वाला लगता हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नेचर का कुछ देने वाला नहीं लगता हूँ। मैं देना लगता हूँ किसी का तो मैं खुद का लगता हूँ। और ये मैं सब अपने खुद के आनंद के लिए कर रहा हूँ। और बाद में पता चला कि ये आनंद ही मेरा लेसन है। जिस चीज़ में आपको आनंद मिलेगा ना, आप उस चीज़ में बहुत लगाव से काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको नेचर के प्रति लगाव होना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए उससे। तो आपने कभी ये सोचा है कि आपका लाइफ पर्पस नेचर से ही, मतलब आप आए ही इसलिए कि कुछ इसके बारे में कर सको, ऐसा कुछ आपने कभी सोचा है? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था। हाँ। और अब तो मैं इस सोच के बाहर हूँ थोड़ा, कि मुझे पता है कि ये सोचना ना सोचना ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। बस ये मुझे करना है क्योंकि इससे मुझे आनंद मिलता है, तो मैं ये करता रहा हूँ और करते ही जा रहा हूँ। ये ऐसे ही सेम इमोशंस क्या पेड़ों में भी होते हैं? उनको भी इमोशंस होते हैं, पेड़ों को भी फीलिंग्स होती है? शायद आपने कभी नाम सुना होगा कि पेड़ को जो भावनाएं होती है, इमोशंस होते हैं, उसके बारे में हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ काम किया था और ये कैसे नापा जा सके ऐसा एक मशीन खोज लिया था उन्होंने। पता है आपको? नहीं। उनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। Okay. जिन्होंने किस्कोग्राफ का इन्वेंशन किया था। मतलब इन्वेंशन नहीं बोल सकते, बनाया था उसको, क्योंकि नेचर के हिसाब से इन्वेंशन नहीं हो सकता है, हम उसे इन्वेंशन कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग सब हर एक चीज़ उसी से उठाते हैं। करेक्ट। तो उन्होंने एक
मशीन बनाया था जिसका नाम है केस्कुरगा, और उससे उन्होंने ये तय साबित कर दिया था कि जो पेड़ है, पौधे, उनको भी भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं। उन्होंने कुछ छोटे मोटे प्रयोग भी किए थे, और वो आज भी आप कर सकते हो। आप अपने 2 अलग अलग गैलरियों में 2 छोटे छोटे पौधे लगाए, और एक को आप पानी दे दे, खाद दे दे, लेकिन उसके साथ बुरा बर्ताव करना, उसको गालियाँ देना, उसको बोलना तो बढ़ता नहीं है। ये 3 इडियट में बताया, 3 इडियट नहीं है, तारे ज़मीन पर वो डायलॉग्स हाँ, था बहुत शायद। पिक्चर में ये लिया होगा अभी। लेकिन ये वहाँ उस दिन उनको लगा हुआ जो एक एक्सपीरियंस था, बहुत दिनों के बाद मिला हुआ उनका कंक्लूजन, उसके ऊपर उन्होंने बताया था ये थ्योरी कि ऐसे होता है, और बार बार उन्होंने करके दिखाया, और तब ये साबित हुआ। तो जिसको गालियाँ दी या बुरा बर्ताव किया जिस पेड़ हाँ, के, वो उसका जो पेड़ है ना, वो मुरझा जाता है, वो अच्छे तरह से बढ़ता नहीं है। और दूसरा सेम टाइप का, मतलब सेम स्पीसीज का पेड़ आप दूसरी गैलरी में लगा दो, और उसको पानी देना, खाद देना, उसके साथ बातें करना, अच्छी बात है, उसको बोलना कि तू पेड़ का बड़ा कब होगा, तो मतलब फल का है तो फल कब देगा, फूल का है तो उसको बोलना कि तू फूल कब देगा, मैं राह देख रहा हूँ तेरे फूल की, मुझे बहुत अच्छा लगता है तू। ये जो भी अच्छी चीज़ें वो सब बता देना, तो वो बहुत अच्छा ग्रो होने लगेगा। और महीने भर के अंतर में आप देखोगे कि ये मुरझा रहा है, शायद से मरने की कगार पे आ रहा है, और दूसरा जो है वो बहुत अच्छे तरह से फल रहा है, फूल रहा है, और आप उसको रिवर्स कर सकते हो तुरंत। उसके बाद नेक्स्ट डे से उसको अच्छा बोलना, उसको बोलना कि मैं गलत था, मैं तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं आपके ऊपर भी उतना ही प्यार करूँगा जितना मैं सबके ऊपर करता हूँ, सब पेड़ों के ऊपर करता हूँ, मतलब नेचर में हर एक चीज़ से करता हूँ, उतना ही प्यार मैं तुमसे भी करूँगा। और आप देखोगे 8-10 दिन के अंदर उसके पत्ते हरे होने लगेंगे, अच्छे होने लगेंगे, उसको भी बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा, और 1 महीने में वो भी उतना ही बढ़ेगा। तो हम बोलते हैं कि जंगल बचाओ, जंगल बढ़ाओ ताकि ऑक्सीजन मिल पाए, ये कितना सच है? मतलब ऑक्सीजन क्या जंगल ही मेंटेन करते हैं या और कोई भी चीज़ है? देखो, सच कहे तो ऑक्सीजन की बात अलग है, लेकिन जंगल होने चाहिए, उसका एक अलग कारण है। हमें जो मिलता है ऑक्सीजन वो जंगलों से नहीं मिलता है। ओके। मतलब इसका मतलब ये है कि जितना ऑक्सीजन हमारे पास है अर्थ में, जो 21% है ऑलमोस्ट, वो पूरा का पूरा पेड़ों से नहीं है। मैक्सिमम ऑक्सीजन निकलता है सी से, समंदर से, जो प्लैंटम्स होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वो ऑक्सीजन बनाते हैं सबसे ज़्यादा। पेड़ जितना ऑक्सीजन बनाते हैं ऑलमोस्ट, मैं उतना ही नहीं कहूँगा, लेकिन ऑलमोस्ट वो फिर वापस लेते हैं। ओके। क्योंकि वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में ऑक्सीजन लेते हैं। करेक्ट। तो पूरा नहीं लेंगे क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म भी होता है, और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है रात में क्योंकि फोटोसिंथेसिस बंद होता है। करेक्ट, राइट। तो वो रात में ऑक्सीजन लेंगे, लेकिन जितना छोड़ा है उतना नहीं लेंगे। उससे हमें ऑक्सीजन में की मात्रा में थोड़ा सा हिस्सा मिलता है ज़रूर, कुछ % तो मिलता ही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन पेड़ नहीं रहेंगे तो हम नहीं ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि पेड़ों का कार्य ही बहुत कुछ अलग है। ओके। एग्जैक्टली क्या है उनका कार्य? अभी मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। जो लोग अभी भी उसके ऊपर अनदेखा कर रहे हैं, जानबूझकर नहीं, शायद लोगों को पता नहीं है अभी, या जिनको पता है वो उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे भी होंगे, ऐसे भी बहुत लोग हैं। और ये हो ऐसे रहा है कि हमें स्लोली पता हो जाएगा बाद में, लेकिन तब तक हमारे हाथ से बहुत टाइम निकल जाएगा। क्योंकि अभी पेड़ों से और एक हमारे पास ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, वो है सॉइल का। और हम देख रहे हैं कि मिट्टी मर रही है। अगर मिट्टी ही मर जाएगी, मिट्टी ही बंजर हो जाएगी, तो आप उसमें पेड़ भी नहीं लगा सकते हैं। राइट। तो पेड़ों से मिट्टी है और मिट्टी से पेड़ है, ये दोनों इतने एक दूसरे के ऊपर निर्भर है कि उसमें से एक भी चीज़ ख़त्म हो गई ना तो दूसरी अपने आप हो जाएगी, और दूसरी हो गई तो इसका मतलब है कि हम भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि पेड़ काम क्या करते हैं, पेड़ों के जो रूट्स हैं
वो मिट्टी के अंदर बहुत अंदर जाते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली हम अपने भारत की बात करेंगे तो हम लोग आते हैं ट्रॉपिकल जोन में, मतलब इक्वेटर को टच। तो यहाँ के जो पेड़ है उसके अंदर जो रूट सिस्टम होते हैं उसको सेंट्रल रूट सिस्टम होती है। ओके। तो ये बहुत नीचे तक उसके रूट जाते हैं और बहुत दूर तक फैलते हैं। जितने ये फैलते हैं और नीचे जाते हैं उतना ये अपने साथ पानी बारिश का नीचे लेके जाते हैं, मिट्टी को पोरस कर देते हैं। और जितना पानी नीचे लेके जाएंगे उतना जो मिट्टी में जो पानी का कंटेंट रहता है बचा रहता है, वाटर टेबल, अंडरग्राउंड वाटर टेबल उतना बढ़ेगा। फिर हमें बारिश की कमी, बारिश की वजह से जो पानी की कमी होती है वो कम नहीं होगी, क्योंकि बारिश बनने के लिए और गिरने के लिए उसके लिए भी हमें पेड़ चाहिए। ये पेड़ जो हम लगाते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब सपोज़ यहाँ जो पेड़ है इधर मैंने दूसरे पेड़ लगा लिए, मतलब उसका भी नॉलेज होना चाहिए क्या कि यहाँ जो इधर का, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह की, इवन हम भारत की भी बात करें तो भारत की एक इकोसिस्टम नहीं है। हर जगह पर जैसे वेस्टर्न घाट की बात करें तो अलग पेड़ है, अगर हम और सी समुंदर की बात करें वहाँ अलग पेड़ है, अगर हम पहाड़ों में जाए तो अलग पेड़ है। तो यहाँ के पेड़ वहाँ लगाने से, ये यहाँ के पेड़ वहाँ लगाने से, मतलब उसके लिए भी कुछ नॉलेज होना चाहिए कि अगर मैं पेड़ लगा रहा हूँ तो एक स्पेसिफिक उस इन्वायरमेंट में जो पेड़ है वही लगाऊं या कुछ और भी लगा सकता हूँ? कुछ और लगाने का जब मन होता है तो उसमें हमारा स्वार्थ दिखता है। ओके। और हमें अगर कुछ लगाने की सोचना नहीं है, बस पेड़ लगाते रहना है या कुछ अच्छा काम करते रहना है, तो ज़्यादा कुछ जानकारी की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पेड़ लगा रहे हो उस एरिया को देख लो तो आपको पता चलेगा कि उस एरिया में पहले से कौन से पेड़ मौजूद है, हमें तो वही पेड़ लगाने हैं। हाँ, अगर हमें बहुत कुछ अच्छा काम करना है उससे परे जाके तो हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ और कौन से पेड़ थे पहले जो अभी नहीं है, जो यहाँ के थे। इसके लिए हमने एक वर्ड यूज़ करते हैं ना मैक्सिमम लोग कि इंडिजीनियस और एंडेमिक, मतलब इंडिजीनियस भी होने चाहिए लेकिन एंडेमिक भी होने चाहिए। जिस पॉकेट में जो पेड़ है वो लगाने चाहिए। लेकिन उसी हिसाब से हम ट्रॉपिकल जोन में आते हैं तो किसी और दूसरी जगह के ट्रॉपिकल जोन वाले जो पेड़ है वो भी हम लोग लगा सकते हैं। ओके। बस हम किसी डेजर्ट एरिया के पेड़ ना लगाएं, किसी ड्राई डेसिडस एरिया के पेड़ ना लगाएं, ये हमारे लिए अहम बात है। पहले जो भारतवर्ष की आप बात कर रहे थे उस समय मतलब पूरे भारत का जंगल किस टाइप में आता था और अभी क्या है? देखो वो टाइप तो बदला नहीं, क्योंकि हमने कहा आपको अभी भी कि हमारे भारत का पुराना नाम अगर है तो बहुत पीछे जाएंगे तो भारतवर्ष कहा जाता था। इसका मतलब है भरत राजा जो हमारा था, तो भरत राजा का जहाँ तक राज्य उसका फैला था वो राज्य यानी भरत, और वर्ष का मतलब है पर्जन्य यानी बारिश। ओके। तो पर्जन्यों से भरा हुआ पानी एक इंडिकेटर है समृद्धता का। आप जितने भी बड़े बड़ी सिटी देख रहे हो आज की भी, वो कहाँ पनपती है? जहाँ पानी नहीं है वहाँ पनपती है। दुनिया में बहुत बड़ा रेगिस्तान है कालाहारी, वहाँ पे कोई ग्लोबल सिटी है? नहीं है, वो पनपेगी ही नहीं ना। आज तक अगर हम लोग बहुत पीछे भी जाएंगे तो भी जो बहुत बड़ी रिवर्स है उनके किनारों पे ही मनुष्य की बस्ती हुई है। करेक्ट। तो पानी हमारे लिए बहुत अहम है। तो पानी से हम हैं, और पानी बहुत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब पीने के लिए, पेड़ों के लिए, वैसे ही एनर्जी के लिए। पानी से भी बहुत एनर्जी निकलती है। पानी की एक अलग इकोसिस्टम होती है। तो वर्षा का मतलब है पानी, पानी एक समृद्धता का प्रतीक है। तो भरत राजा का राज्य लेकिन कैसे समृद्धता से भरा हुआ, मतलब पानी से भी भरा हुआ, जिसे हम आज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि इक्वेटर को टच है हम लोग भारत। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो पैच था हमारे यहाँ का वो बहुत कम होते गया अभी।
उसका डिग्रेडेशन हो गया। कुछ जो पॉकेट्स में वो सेमी सदर्न ट्रॉपिकल हो गया, कुछ जगह पे वो और थोड़ा डिग्रेड हो गया एवरग्रीन हो गया, कुछ जगह पे और डिग्रेड हो गए वो सेमी एवरग्रीन हो गया। आज बहुत जगह पे हमारे यहाँ ड्राई डिसिडियस जंगल है। ड्राई डेसिडियल मतलब? ड्राई डिसिडियस मतलब जिस जंगल में से पत्ते गिर जाते हैं पूरे। पान झड़ी। हाँ पान गड़ी का कहते हैं, मराठी में उसे कहते हैं कि पानगड़ी से जंगल। मतलब जिसके पत्ते सब गिर जाते हैं और ऐसे लगता है कि वो सूखे पेड़, वटने वाला पेड़, मतलब सूखा लगता है। हाँ। तो वैसा पेड़ लगता है वो। तो वो कुछ महीनों के लिए पत्ते छोड़ देता है। वो क्यों छोड़ देता है? पानी की कमी की वजह से। पानी की कमी की वजह से वो पत्ते छोड़ देता है। सो कुछ टाइम के लिए वो डॉर्मेंट हो जाता है और अपने अंदर पानी समाये रखता है जिंदा रहने के लिए। और फिर जैसे मई का मिडल आ जाएगा, एंड आ जाएगा, तब उसको फिर एक बार पत्ते आने लगते हैं। मतलब मई के एंड तक उसको बड़े पत्ते आ जाते हैं, मई के स्टार्ट में ही पत्ते आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। आपने जैसे कि 2010 से जो 12 एकर्स पूरा जंगल था वो अभी 43 एकर्स तक लाके गया, तो उस टाइम में जो जंगल में स्पीशीज़ थे या जंगल में जो भी कुछ एनिमल्स थे, वो अभी आपको डिफरेंस दिखाई देता है? हाँ, कुछ जगह पे तो डिफरेंस दिखाई देता है। मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ वो अकेला कर रहा हूँ, और ये किसी अकेले का काम नहीं हो सकता है। ये हर एक इंसान का काम है, कर्तव्य है। लोग नहीं कर रहे और मैं कर रहा हूँ, ये छोटा सा फ़र्क है। लेकिन जब इसके हम लोग रिज़ल्ट देखते हैं तो छोटा सा फ़र्क बहुत बड़ा बदलाव का कारण बन जाता है। उस टाइम में मेरे पास जो जंगल था वो आज है उतना ही अच्छा था, लेकिन तब मेरे आजू बाजू में और ज़्यादा जंगल था, क्योंकि इसे अब एटलीस्ट 20 से 24 साल हो गए हैं। और 2010 की बात करेंगे तो 14 साल हो गए हैं। तो 14 साल में हमने और जंगल, हमने मतलब लोगों ने, और हम भी उसी का एक हिस्सा है। मैं अपने जगह में से जंगल नहीं काटता हूँ, पेड़ नहीं काटता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि लोग भी नहीं काट रहे हैं। तो लोग पेड़ काट रहे हैं, तो उसकी वजह से जो यहाँ मैमल्स है उसमें डिस्ट्रैक्शन आ गया है। पहले जितना ज़्यादा दिखते थे उससे वो कम हो गए। इसका मतलब उनका क्वांटिटी कम नहीं हुआ है, नंबर्स कम नहीं हुए, वो और ज़्यादा स्कैटर्ड हुए हैं। ओके। तो कभी वो ज़्यादा दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। बर्ड के लिए छोटे छोटे पॉकेट्स भी काफ़ी हो जाते हैं। तो बर्ड की स्पेशीज़ मैं ये नहीं कहूँ कि बढ़ गई है, लेकिन वो जब उस टाइम में जितनी दिखती थी आज उससे ज़्यादा दिखती है कुछ स्पेशीज़ वाइज। ओके। लेकिन नंबर वाइज कभी कभी ऐसा लगता है वो हो ही जाता है। कभी कम दिखते हैं, कुछ साल बढ़ जाते हैं नंबर्स। वो तो पार्ट ऑफ नेचर है, तो वो होता रहता है। मतलब जैसे हम जाते हैं इधर उधर घूमने के लिए, वैसे वो भी इधर उधर जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हमें वो कम दिखते हैं। लेकिन बदलाव ये हुआ है कि लोग बदल रहे हैं। अभी नेचर के प्रति उनका रवैया मतलब चेंज हो रहा है, बदल रहे हैं वो, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। मतलब और एक चीज़ लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमारे हाथ से अभी मौका गया नहीं है पूरा। मेरा मानना ऐसा नहीं है, ये मेरे खुद के विचार है। हमारे हाथ से समय इतना दूर निकल गया है कि हम लाइट की स्पीड से भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। हमने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। मैं लोगों को ये भी बताता हूँ कि आप नेचर के प्रति अपना रवैया कैसे रखते हो, आप उसमें से क्या लेते हो, नेचर को कैसे पढ़ते हो, उसके ऊपर आप अगर अच्छी तरह से ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि नेचर आपको क्या क्या देता है। मैं खुद समझता हूँ, मैंने देखा है मेरे बारे में और मेरे साथ हुआ है ये। अब 10-15 साल पीछे जाओगे तो मतलब लोग जिस नंदू की बात कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये नंदू तो सबके लिए है। ये मेरे लिए सिर्फ एक शरीर है, इसके अंदर वाला मैं एक अलग इंसान हूँ। तो मुझे कोई जानता नहीं था, आज लोग जानते हैं।
वो भी मुझे नहीं जानते हैं। नेचर के लिए उनको लगता है कि मैंने जो काम किया है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ये काम मैंने खुद के लिए किया है, तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उस काम की वजह से आज मुझे रिकग्निशन मिला है। तो नेचर आपको क्या देता है, तो आज मेरा जो नाम बन गया है या लोग मुझे जानते हैं, वो भी मैंने नहीं कमाया है, वो भी मुझे नेचर ने दिया है। अगर ये बर्ड यहाँ नहीं आता, स्पेशली मैं मतलब आपको बताऊंगा कि किस लिए ये जंगल फेमस हो गया और ये बढ़ने लगा। तो यहाँ पे एक ओरिएंटल डॉर्क किंगफिशर नाम का दुनिया का सबसे छोटा किंगफिशर आता है, ओके, ब्रीडिंग के लिए। तो लोग उसकी फ़ोटोग्राफी के लिए दीवाने हैं, क्योंकि वो बर्ड भी उतना ही अच्छा है। मैं आपको उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाऊंगा जो लोगों को लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, देखने के लिए भी उनको भी प्रसन्नता हो जाएगी कि कितने अच्छे अच्छे बर्ड्स अपने यहाँ भरे पड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में, ना कि सिर्फ कोंकण में। तो लोगों को वो भी पता चलेगा कि नेचर की ब्यूटी क्या होती है, तो लोग उसके लिए आने लगे। और तब मैंने ये सोच लिया, और ये पूरा आइडिया मेरा नहीं है ये जंगल बढ़ाने का। मैं ये काम करते समय कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं जंगल ख़रीद लूँगा और उसको बढ़ाऊँगा या कुछ करूँगा। तो मेरे यहाँ कुछ मेरे दोस्त भी आते थे, कुछ टूर लेके आते थे। तो उसमें से मेरा एक दोस्त है सौरभ ठकेकर करके, जिसकी आज एक कंपनी है मुंबई ट्रैवलर्स करके। वो 3 दोस्त है, उन्होंने बनाया, वो तीनों फाउंडर मेंबर हैं। वो मेरे यहाँ तीनों के तीनों मेरा दोस्त है। तो वो आया था मेरे पास, तब उसने ये बर्ड को देखा और कहा कि अगर ये तेरे पास दिखता है तो मैं उसके लिए फ़ोटोग्राफ़र लेके आऊँगा, हम लोग उसको चार्ज करेंगे और तुझे कंजर्वेशन के लिए पैसे मिल जाएंगे। और तब से इसका स्टार्ट हुआ। ओके, और तो ये आइडिया एक्चुअली उसका है, एग्जीक्यूट मैंने किया। ओके, और उस बर्ड के वजह से लोग मुझे जानने लगे, और मैंने लोगों से ये कहने लगा कि ये मुझे पैसे चाहिए कंजर्वेशन के लिए। तो लास्ट 12 से 13 साल हो गए मैं ये फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ। तो उससे जितने भी रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसको मैंने कंजर्वेशन चार्जेस के हिसाब से बताया है और बनाया है, और उससे मैंने ये जंगल ख़रीदा है। तो आप अगर देखोगे तो ये भी पता चलेगा कि ये जंगल जिसे मैं अपना बता रहा हूँ वो भी मेरा खुद का नहीं है। एक तो ये जंगल बनाया भी उस बर्ड ने, क्योंकि उसी के वजह से लोगों ने मुझे पैसे दिए और मैंने जंगल ख़रीद लिया। बनाया उसने, लेकिन है किसका? मैं बोल रहा हूँ अपना है, मेरा है, लेकिन ये भी खुद का मेरा नहीं है। जितने लोग आज तक मेरे सेंचुरी में, जिसे लोगों ने ही नाम दिया नंदू सेंचुरी, एक्चुअली इसका नाम था ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ कैंप साइट। ओके, तो लोगों ने यहाँ आने के बाद, गुजरात के कुछ फ़ोटोग्राफर्स आए थे मेरे यहाँ, तो उन्होंने बहुत यहाँ पे फ़ोटोग्राफी की, बहुत उनको बर्डिंग अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा स्पेसिस मिली। तो उन्होंने डालना स्टार्ट कर दिया कि नंदू सेंचुरी। तो जितने लोग इस नंदू सेंचुरी में आए हैं आज तक, फ़ोटोग्राफ़र, नॉन फोटोग्राफ़र, और जिन्होंने, मतलब सब ने ही दिया है, पे किया है, उसी रेवेन्यू से ये जंगल बढ़ा है और ये फैला है। तो उसमें मेरा रोल है ना, वो बहुत छोटा है, और बाकी आने वाले लोगों का बहुत बड़ा रोल है। मैं उनको बता नहीं सकता कि आपका जगह यहाँ पे कहाँ है, लेकिन उस हर एक बंदे का, ये 43 एकड़ जो बना है उसमें से मैंने अगर 12 माइनस कर दिया एंसेशन वाला, तो 31 एकड़, उस हर एक एकड़ में हर एक बंदे का कुछ ना कुछ टुकड़ा है। ये उनके पैसों से बना हुआ जंगल है, बनाया है नेचर ने, मतलब बर्ड ने। उस बर्ड के लिए लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं। तो मतलब मुझे ये कहना ये है कि नेचर आपको सब कुछ दे देता है। ये जो स्पेसिफिक ओरिएंटेड फोकस हम बोलते हैं ना कि फोकस स्पीशीज़ के लिए इको टूरिज़्म डेवलप करना, लाइक हम स्नो लेपर्ड के बारे में बात करें तो लोग जो स्पीति वैली या वहाँ जाते हैं, हाँ, वो सिर्फ स्नो लेपर्ड के लिए जाता है। ऐसे स्पेसिफिक अभी यहाँ बर्ड्स के लिए आता है, किंगफिशर वो जो आपने बोला। तो इसमें आने वाले लोग का संख्या या आप कैसे मेंटेन करते हो? बिकॉज अभी कुछ जगह पे जहाँ से शुरुआत हुई थी कि चलो ये एकदम स्पेसिफिक ये बर्ड दिखता है या एनिमल दिखता है, इसके लिए हम जाते हैं वहाँ पे,
पर बाद में उसका केओस हो जाता है, बाद में जिस मकसद से वो चालू किया रहता है उसका उल्टा ही हो जाता है। तो ये उस बर्ड को डिस्टर्ब ना हो, या यहाँ जो बड़ा जंगल है उसके स्पीशीज़ या उसके एनिमल को डिस्टर्ब ना हो, इसके जंगल को डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए आप कैसे मेंटेन करते हो ये सब चीज़ें? देखो, एक चीज़ सच है कि बिना डिस्टर्बेंस हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते हैं। हम लोग डिस्टर्ब जो होता है बर्ड को या मैमल्स को या भी क्रीचर को, उसे हम कैसे मिनिमाइज़ कर सके उसके ऊपर काम करते हैं। मतलब हमने कितनी भी हाइट बनाई, कुछ भी बनाया, तो एक तरह से उनको तो पता ही चल जाता है और उनको पता होता है कि ये हमारे डिस्टर्बेंस है। हम कोशिश करते हैं कि उनको डिस्टर्ब कम से कम हो और उससे जो रेवेन्यू बने उससे हम लोग उन्हीं के लिए एक अच्छा एक जंगल या एक उनके लिए एक अच्छा घर बना सकते। कैसे निर्माण नहीं बोल रहा हूँ मैं, कैसे बचाए, तो उस हिसाब से मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया और उसके नतीजे आप देख रहे हो कि ये 12 एकड़ से आज 43 एकड़ बना है और पता नहीं इससे आगे भी जाके बढ़ेगा। कंजर्वेशन के फ्यूचर क्या है? जो न्यू जनरेशन है, जो अभी ये सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप या और कुछ या यूट्यूब, इसके लिए ही फोकस है, या ये सच में कुछ चाहते हैं? आपको ये सब जो जनरेशन आ रही है उसके प्रति आपको क्या लगता है? इसके बारे में ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि ये सब बस ग्लैमर के लिए हो रहा है। ग्लैमर के लिए सही, लेकिन लोग नेचर की तरफ मुड़ तो रहे हैं। करेक्ट। देखो, हम लोग अगर ढूंढना चालू कर दें ना गलतियाँ या खामियाँ, तो उसकी लिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमें वो काम नहीं करना है। पॉजिटिव साइड दिखा, क्योंकि हम उसके लिए पैदा ही नहीं हुए ना कि सामने वाले के अंदर कितनी खामियां हैं। हम इसलिए आए हैं कि सामने वाले के अंदर कितनी खूबियां हैं और कुछ कमियां हैं, तो हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बात करके। कन्वर्ट होना या नहीं होना है, अच्छे काम करने या नहीं करने, वो उनकी खुद की जिम्मेदारी है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो मेरा मानना ये है कि मैं इस मुकाम पे आके ये नहीं कहूँगा कि लोग कैसे कर रहे हैं या गलत है या सही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोगों में सुधार आ रहा है, बदलाव हो रहा है। कम से कम ग्लैमर के लिए भी क्यों न हो, लोग जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, मुड़ रहे हैं और उनको कुछ टाइम के लिए तो सुकून मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसे वो बार बार जाते रहे तो एक दिन वो प्यार में पड़ जाएंगे जंगल के, नेचर के। बस हमें उस दिन की तलाश है, उस दिन की राह है कि ये सब लोग जो ग्लैमर के पीछे पड़े हैं ना, वो उनका जो जुनून है, वो जो नशा है, वो बरकरार रहे। अगर वो बीच में कट गया ना, तो हम कह सकते कि वो ग्लैमर के लिए कर रहे थे। बस ये नशा ऐसे ही रहे ना, तो बंदा जाके प्यार में पड़ ही जाएगा। और नेचर के प्रति प्यार का मतलब होता है इट्स अ डिवाइन लव। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये नेचर अच्छा था, वो वाला नेचर इतना अच्छा नहीं था। वहाँ का नेचर इज़ अ नेचर। अगर यहाँ का नेचर अगर वहाँ के नेचर जैसे ही हो जाए तो उसमें फ़र्क कैसा होगा, तो उसमें आपको सीख कैसे मिलेगी। तो आपको उसमें से जो एक अच्छी सोच होती है कि हमें काम कैसे करना है, मुकाम कैसे हासिल करना है, या विचार हमें कैसे बदलने हैं, उसको प्योरिटी में कैसे लेना है, कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ जाके हमें ख़त्म करना है, ये हम तो नेचर को देखकर ही सीखेंगे ना। हर एक की एक एक स्टेज होती है। बच्चा तो छोटा ही रहेगा ना, तभी वो बच्चा रहेगा। थोड़ा बड़ा होगा तो युवा होगा, पूरा प्राउड होगा, मतलब अडल्ट हो जाएगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा। तो इसमें ये सब स्टेजेस है। तो नेचर में भी वो सब स्टेजेस होंगे। कुछ का रेगिस्तान होगा, कुछ का ड्राई डेसिडियस होगा, कुछ का सेमी एवरग्रीन होगा, एवरग्रीन होगा, सेमी सदर्न ट्रॉपिकल जोन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रॉपिकल जोन पूरे दुनिया से ख़त्म हो गया है। तो ये सब पार्ट ऑफ अ नेचर। आपका मतलब है कि एंट्री करो, फिर ऑटोमेटिकली आपको उससे प्यार हो जाएगा। नेचर के प्रति जो प्यार है ना, वो ऐसी ही चीज़ है।
ऐसे नहीं कह सकते कि अगर नेचर के प्रति प्यार है तो उसे रेगिस्तान कैसे पसंद आ गया, और उसमें तो जंगल होना चाहिए था, नेचर उसको पसंद आना चाहिए था। तो रेगिस्तान भी एक नेचर है, उसके अंदर भी कुछ क्रीचर्स हैं। किसी को वो ज़्यादा आनंद दे देंगे तो वो डेजर्ट के पीछे भागेगा। कोई बंदा जाएगा कि जहाँ पे वैलीज़ है उसमें एडवेंचर्स करेंगे, तो वो वैलीज़ और वो ड्राई डेसिडियस वाला थोड़ा सा जंगल या एवरग्रीन वाला जंगल उनको वहाँ अपनी तरफ खींच लेगा। कई लोगों को रिवर्स पसंद आएंगी, पानी पसंद आएगा, मरीन तो लाइफ। वो उसके अंदर जाके कुछ अच्छा काम करेंगे, राफ्टिंग करेंगे, उसमें से मज़ा लेंगे, उसमें से रिचार्ज हो जाएंगे। कोई पहाड़ों पे जाएगा तो वो क्लाइंबिंग करेगा, ट्रैकिंग करेगा। तो है तो पूरे नेचर का ही पार्ट ना, हम लोग उसे डिवाइड नहीं कर सकते कि ये नेचर अच्छा है और ये नेचर बुरा है। करेक्ट। नेचर तो नेचर होता है, और अच्छा ये बुरा हमारे मानने के ऊपर है। बर्ड्स एक दूसरे के साथ कुछ कम्युनिकेट करते हैं क्या, और वो उस कम्युनिकेशन में किस प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं? हाँ, मतलब जैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, वैसे बर्ड भी करते हैं। हम लोग अभी स्पेशल करते हैं तो देखते हैं कि एक टाइप के बर्ड, मतलब स्पेशीज़ वाइज, तो एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं। उनके अलग अलग कॉल होते हैं, उनके थ्रेटन कॉल अलग होते हैं, मतलब वो कुछ डर में है तब। फॉर एग्जाम्पल बच्चों के लिए एक अलग कॉल होते हैं, अलर्ट कॉल होते हैं। बच्चों के लिए कुछ अलर्ट कॉल होते हैं कि भाई बर्ड्स ऑफ प्रे आ गया है, तुम छिप जाओ। ऐसे वैसे अलग अलग कॉल आते रहते हैं। मेल और फीमेल के कॉल होते हैं, फिर कुछ एक दूसरे को बताना है तो। मतलब इसके बारे में आपको एक कहूँगा कि मेरे यहाँ का जो मैंने बताया कि मेरे इस जगह का नाम था ईगल नेस्ट। तो ईगल का नेस्ट यहाँ पे लास्ट 30 साल से तो है, 30 साल से। तो मैं देख रहा था और मैं समझ चुका था देख कर कि इनके अलग अलग कॉल होते हैं, उसका मतलब क्या है। तो मैं लोगों को देख रहा था और दिखा रहा था और बता भी रहा था। तो तभी मेल आ गया और नेस्ट के अंदर बैठ गया, कुछ टहनियाँ लेके आया था और देखा तो वो रुका हुआ था और उसने कॉल देना स्टार्ट कर दिया। तब मैंने लोगों को बताया कि देखो ये अभी फीमेल को कॉल कर रहा है, अब फीमेल आएगी और वो तय करेगी, क्योंकि नेस्ट 80% बन चुका है। अब मेल अपना दिमाग नहीं लगाएगा, वो कहेगा कि मैं टहनी लेके आया हूँ, तुझे जहाँ चाहिए वहाँ लगा दूँ। क्योंकि उसे नेस्ट के अंदर हैचिंग के लिए उसे बैठना होता है मैक्सिमम टाइम। राइट। तो फिर उसने कॉल किया तो मैंने बताया कि इसका मतलब ये है कि तू जहाँ पे है वहाँ से निकल के आ जा। वो किस प्रकार का कॉल था? कुछ नहीं, वो जो कॉल होते हैं ना ईगल के, वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। मतलब हम लोग सुनकर बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। वो हर एक कॉल हम लोग निकाल नहीं सकते। ओके। तो ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं। उसके बाद उन्होंने देखा लोगों ने कि फीमेल आ गई, फिर उसके मुंह से वो टहनी ले ली और जहाँ उसको लगाना चाहिए था वो वहाँ लगा दिया। ओके। सो हम लोग देखते हैं तो हम लोग छोटे मोटे जो यहाँ के फॉरेस्ट बर्ड है उसकी कुछ कॉपी कर देते हैं। जैसे पिट्टा है तो उसको बुलाते हैं, पिट्टा थोड़ा सा नज़दीक आता है, उसको लगता है कि उसका कुछ पेरेंट्स या फीमेल उसको कॉल कर रही है। आयूर आए, वो तो अलग अलग कॉल करते हैं, लेकिन उसका कुछ कॉल ऐसा है। ऐसे है। फिर ब्राउन चिक फुलबेटा है, ये है। तो ऐसे अलग अलग कॉल है जो बर्ड्स करते हैं, हम लोग उसको थोड़ा कॉपी करते हैं और मतलब उनको थोड़ा सा लालच देते हैं कि थोड़ा सा बाहर आ जाओ, हमें तुम्हारे फ़ोटो खींचने हैं, तो वो आ जाते हैं। लेकिन हम उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, वो भी मैंने लोगों को बहुत बार दिखा दिया। और ये इतनी कठिन चीज़ नहीं है कि किसी को आ ही नहीं सकता है, मुझे ही आता है, ऐसा नहीं, कोई भी सीख सकता है। ये दिल के अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइन प्यार होना चाहिए। मेरे पास जब ग्रासलैंड के लिए लोग आते हैं तो वो विटियर है, फिर साइबेरियन स्टोन चैट, साइबेरियन बुश चैट, पाइड बुश चैट, ये जो भी छोटे छोटे बर्ड्स हैं ग्रासलैंड पे, पिपीट है, पैडीफिड पिपीट है, टी पिपीट है, तो मैं उनको कहता हूँ कि थोड़ा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हाँ थोड़ा बस, ओके मुझे ऐसा चाहिए तेरा फ़ोटो। और लोग देखते रहते हैं कि ये क्या क्या बात कर रहा है, मतलब पागल जैसी। और लोगों को बाद में पता चलता है कि यार ये देख रहा है। तो उसका मतलब मुझे आता है ना, मैंने लोगों को कहा आप कर लो, बस ये तहे दिल से होना चाहिए। ये देखो पिट्टा चिल्ला रहा है, तो कॉल करेगा बाद में। तो हम सबके साथ ऐसा कर सकते हैं। तो आपके अंदर जितना प्यार भरा पड़ा निकलेगा बाहर, उनको दिखेगा, वो उतना आपके नज़दीक भी आएंगे, उतना आपको समझेंगे, उतना आपकी बात भी मानेंगे।
इतना कंफर्टेबल हो जाए। हाँ, वो कंफर्टेबल होते हैं, वो आपको उतने अच्छे शॉट्स दे देते हैं, बस दिल से होना चाहिए उसमें। हम लोग मतलब मैं लोगों को बहुत बार कहता हूँ कि इसमें इंटेंशन नहीं होना चाहिए, इसमें इंट्यूशन होना चाहिए। दो वर्ड बहुत क्लोज़र है, लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका डिफरेंस क्या है ये दो वर्ड में? इंटेंशन का मतलब है कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो, हाँ और इंट्यूट का मतलब हम दिल से जुड़ जाते हैं। हमारी ये इंट्यूशन है कि ऐसा होगा, हाँ और ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। और इंटेंशन का मतलब है हमें ऐसे चाहिए, ये हो जाए। तो इंटेंशन का मतलब हम चाहते हैं, और इंट्यूशन का मतलब होता है कि ऐसे हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। तो लगता है वो प्यार से होता है, करेक्ट। मतलब जो दिल से होता है वो इंट्यूशन, और जो दिमाग से होता है वो इंटेंशन, फोर्सफुली। तो ये सेम स्पीशीज के बर्ड्स के आवाज़ दूसरे स्पीशीज को नहीं समझते, उनका अलग लैंग्वेज है। ऐसा हम कहते हैं। हाँ। लेकिन जब अलर्ट कॉल होते हैं हाँ तो कोई भी बर्ड किसी दूसरे बर्ड को भी कॉल देता है, क्योंकि अलर्ट का एक अलग कॉल होता है। ओके। तो वो सब समझते हैं। जिसे पहला दिखा, हाँ जिसे पहला वो स्नेक दिखा या स्नेक कोई दिखा या बर्ड्स ऑफ प्रे दिखा, धोखा हम कह सकते हैं उसे। जिसे बर्ड्स ऑफ प्रे है या सांप है, जिसे उनको लगता है कि इससे हमें डर है, ऐसी कोई भी चीज़ दिखी जिसे पहले दिखी, वो कॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो उसका एक अलग कॉल होता है, थ्रेट कॉल। तो उसका मतलब सबके लिए होता है कि भाई भाग जाओ जल्दी। जब ऊपर से मैं यहाँ लोगों को बहुत बार दिखाता हूँ कि ऊपर से जब ईगल जाता है तो फटाक से एकदम स्क्विरल कॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे स्क्विरल कॉल करेगी, सब बर्ड अंदर निकल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बर्ड की कॉल बर्ड ही दे, ये वही स्पीसीज दे, या अपने ही स्पीसीज को कॉल दे, दूसरे को मत दो, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे जैसे नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। सभी का फ़ायदा देखते हैं। सभी का फ़ायदा देखते हैं। और मतलब खुद का फ़ायदा देखना गलत बात नहीं है। स्वार्थ के बिना आदमी ज़िंदा भी नहीं रह सकता। बस स्वार्थ किस चीज़ का है उसके ऊपर डिपेंड है सब कुछ। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा स्वार्थ है ना। ये स्वार्थ ही है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अच्छा हो जाए। करेक्ट। और अगर स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम लोग सोचेंगे तो वो कहती है कि ये भी मत रखो। अब मैं इस कगार पे आने का कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे इसमें से भी बाहर निकलना है। करेक्ट। तो लास्ट एक, जैसे इतना सारा एक्सपीरियंस होने के बाद कहीं ना कहीं नियर मिस एक्सपीरियंस आ जाता है ऐसी। मतलब नंदू ने बहुत सारी डेंजरस रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं। यहाँ आसपास बहुत सारे मैमल्स है, लेपर्ड्स है, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा कोई लाइफ में लाइफ थ्रेटन एक्सपीरियंस हुआ है कि ये करते वक्त मैं थोड़ा सा बचा, बाल बचा, ऐसा कुछ? हाँ, एक जगह पे मैं रेस्क्यू कर रहा था। मतलब रेस्क्यू हो रहा था, वहाँ मैं गया था और मैं करता था रेस्क्यू, तो बहुत लोगों को पता था। तो मैं वहाँ पे गया था और लेपर्ड को इंजरी होता, मतलब वो एक ट्रैप में फंस गया था और बहुत लोग थे। 400-500 लोगों की भीड़ थी। उनको बाहर करा दिया था, पूरा फेंस लगाया था। एक बड़ा केज लेके आए थे और उस केज का ना कुछ थोड़ा सा पाइप बेंड हो गए थे, तो उसको बंद करने के लिए 2-3 बंदे लगते थे नीचे करने के लिए। तो केज लगा दिया और वो वायर रोप होता है ना, उसमें फंस गया था लेपर्ड। और अडल्ट था, बहुत अच्छा था। शायद कुछ 3 साल या 4 साल का रहेगा, 4 साल का तो रहेगा, 3 से 4 साल का। एकदम यंग था, हेल्दी था, और पेट के यहाँ पे उसको ट्रैप हुआ था वो। तो मैं लोगों को कह रहा था, जो टीम आई थी उनको कह रहा था कि सर इसको पहले काटेंगे नहीं, पहले उसको आधे से ज़्यादा अंदर जाने दो, बाद में हम लोग उस वायर रोप को काट देते हैं। छोटा वायर रोप है और उसको कुछ नॉट बनती नहीं है, तुरंत खुल जाता है वो। तो उसको कोई एतराज़ नहीं रहेगा, दिक्कत नहीं होगी, वो खुल जाएगा। तो उन्होंने एक नहीं मानी और उन्होंने वो वायर रोप काट ली। उसका एक स्लीव बचा था सिर्फ। एक स्लीव तो लेपर्ड को तोड़ना कुछ बड़ी बात नहीं है, तो उसने तोड़ दिया। क्योंकि ऐसे हालात में वो ज़्यादा एग्रेसिव, राइट, एग्रेसिव होता है, मतलब वो डर की वजह से, पैनिक की वजह से, राइट। तो हुआ था कि तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मैंने ऐसे ही कह दिया था कि अगर डर निकल जाए तो सिर्फ प्यार है। तो डरने के बाद मतलब जब डर जाता है, कोई भी इंसान हो या जानवर हो, तो वो एग्रेशन में आ जाता है,
खुद को बचाने की कोशिश करता है। तो देख रहा था मैं और उसने ग्राउलिंग किया। मुझे पता चल गया था कि अब मैं शायद से नहीं बचूंगा। मैंने आजू बाजू देखा तो जो बचाने वाली टीम थी वो सब गायब थे। मतलब तब पता चला कि लेपर्ड से भी कोई तेज़ हो सकता है। और मैं वही सामने था। उसने ग्राउलिंग किया और पता नहीं क्या हुआ उसे कि एक स्लीव उसका जो टूट गया था उसके बदौलत वो बाहर निकला था केज से, आधे केज से। तो वो फिर अंदर गया आधा। तो उसके बाद मैंने खुद उसे जाके धक्का दे के पूरा अंदर डाल दिया केज के अंदर। और जो गेट केज का बंद करने के लिए 2 से 3 लोग लगते थे। तो एड्रेनलिन लेवल हमारा बढ़ जाता है ना उस टाइम में। तो मैंने वो एक ही झटके में, खुद ने एक ही झटके में उसे बंद कर दिया था। तो ये उस टाइम में हुआ था। और मैं कहूँगा कि फिर वही कि उसके दिमाग में अगर जो भी कुछ चल रहा है कुछ टाइम के लिए उसके दिमाग में चला होगा कि डर, जब उस डर की जगह पैर ने ले ली तो उसने शायद मुझे बख्श दिया। ओके, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये मेरे लिए भी एक लेसन था। तो ऐसे सब चीज़ों से मैं सीखता गया हूँ। तो इसीलिए मेरे अंदर जो नेचर के प्रति प्यार है वो दिन ब दिन बढ़ता गया है और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसका एक अहम कारण ये सब चीज़ें हैं कि ये मुझसे मतलब डरते नहीं अभी। और जैसे हम लोग उसके ऊपर प्यार करते हैं वैसे वो भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बस वो प्यार हमें महसूस हो जाए तो बहुत चीज़ें बदल सकते हैं हम लोग। और ऐसा हो रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जैसे अभी आपने सुना होगा कि एक एलिफेंट विस्परर है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। हाँ, उनकी संख्या कम है लेकिन है ऐसे। तो ये लोग भी एक अपने नज़रिए से लोगों को सिखा रहे हैं कि आप नेचर से कैसे कनेक्ट हो। तो ऐसे बहुत मोमेंट्स मेरे लाइफ में आए तो कुछ मैंने आपको बता दी। आज हमने बहुत सारी बातें की नंदू तांबे जी से और इन्होंने बताया कि अपनी सॉइल कितना इम्पोर्टेंट है, अपने पेड़ कितने इम्पोर्टेंट है और ये जंगल कितना इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इन्हें बचाना है बल्कि एक उनसे कनेक्शन अपने को बनाना है। पेड़ को भी कैसे फीलिंग्स होती है, जानवरों को कैसे फीलिंग्स होती है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। और जो भी कुछ अभी की जनरेशन हो या पुरानी जनरेशन हो या आने वाली जनरेशन हो, उन्होंने एक बार जंगल को पढ़ना चाहिए, उसको उसको देखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। तो ही उससे प्यार बढ़ेगा, उससे अटैचमेंट बढ़ेगी। और ऐसा नहीं है कि नेचर हमेशा कहीं पे जाना ज़रूरी है। आपके घर से भी नेचर की शुरुआत होती है। छोटे से छोटे जीव जंतु बड़े से बड़े जीव जंतु को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे सब कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसमें स्पिरिचुअलिटी भी कितना इम्पॉर्टेंट है, कैसे हम दिल से, अपने मन से और प्यार से इन सभी जानवरों से, जंगलों से, अपनी धरती माँ से कनेक्ट हो सकते हैं। ये सभी बातें हमने नंदू तांबे जी के साथ की और इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये सब बातें हमें पढ़ाई, सिखाई और एक्सप्लेन की। सो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। सच को तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने ये पॉडकास्ट के थ्रू मुझे बोलने का एक मौका दिया और जिसका वजह से मैं लोगों के साथ अपने विचार शेयर कर सकूं और लोगों को बता सकूं कि आप भी एक नेचर का हिस्सा बनकर नेचर के प्रति अपने दिल में कैसे प्यार निर्माण कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, जिसके वजह से आप इस नेचर का एक भाग बन जाओगे और नेचर के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। और ये सब हम अपने खुद की खुशी के लिए कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो जाए आपको। और ये जब हम लोग काम करते हैं तो नेचर को बचाने के लिए काम करते हैं, ऐसा जब तक हमें लगेगा तब तक ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम नेचर को नहीं बचा रहे हैं, हमें एक्चुअल में बचाना है खुद को। हम अगर नेचर को बचाएंगे तभी हम लोग ज़िंदा रह पाएंगे। तो हम खुद के लिए तो कम से कम काम करें, नेचर के लिए ना करें कोई बात नहीं, लेकिन खुद को अगर बचाना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छे विचार देना है, तो ये नेचर बचना चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है। जो मैंने कहा था कि ये हमारी मदर अर्थ है, मदर नेचर है,
तो हमारे माँ के प्रति जो भी कर्तव्य होते हैं उनका पालन करें, यही मैं लोगों को कहूँगा और मैं आप सबसे अलविदा कहूँगा। अरे, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।